हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही है और पॉलिटी का ही एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, मूल अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज जो है उसका पार्ट 3 है और आज जो है इसका फाइनल डे, यानी कि आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल से पॉलिटी के ही नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो मौलिक अधिकार के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। मौलिक अधिकार का इंट्रोडक्शन, अगर आपने मौलिक अधिकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर से देख लें, ताकि आपको ये चैप्टर का पार्ट 3 अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप शुरुआत से नहीं पढ़ते हो और बीच से स्टार्ट करते हो तो आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमने देखा था कि पहले तो मौलिक अधिकार 7 थे, उसके बाद जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया तो अब जो है कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। तो 6 में से कौन कौन से हैं एक बार हम जान लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने उसके बारे में पढ़ाया था और हमने कुछ मौलिक अधिकारों की चर्चा भी की थी। पहला मौलिक अधिकार था समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक आता है। फिर था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24। फिर था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जिसे हटा दिया गया। और उसके बाद जो लास्ट का जो है अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो कल के क्लास में हमने देखा सबसे पहला जो अधिकार था समता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था उसको। उसके बाद हमने देखा था तो स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स थे उसके बारे में हमने देखा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आज का भी जो आर्टिकल है वो काफ़ी आप एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और हर आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करें। तो आज हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो फाइनली लास्ट जो हमारा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है, यानी कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 24 पढ़ेंगे। तो शोषण से ही लग रहा है कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो और शोषण किया गया हो, तो उसके खिलाफ जो है ये आवाज़ उठाने की जो है शक्ति प्रदान करता है। तो सबसे पहले जो है इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 23 आता है वो क्या कहता है, तो इसमें मुख्यतः 2 अधिकार हैं। अनुच्छेद 23 बोलता है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध। मानव दुर्व्यापार यानी कि आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है कि काम करवाने के बहाने ले जाया जाता है, बेच दिया जाता है, लड़कियों को इसी के अंतर्गत बेचा जाता है और उनसे अवैध काम करवाए जाते हैं। उसके अलावा बेगार जो है, यानी कि पहले क्या अभी भी काफ़ी जगहों में चल रहा है कि अगर पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चलता था, क्या होता था कि जो गरीब लोग हैं अगर वो किसी साहूकार या किसी अमीर लोग से कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने के दौरान क्या होता है उस कर्ज को वो समय से चुका नहीं पाते थे। तो इस वजह से क्या होता था उस साहूकार उनसे काम करवाते थे और उसके बदले उन्हें कोई भी वेतन या तनख्वाह नहीं देते थे, तो वो बेगार हो गया। दूसरी चीज़ की बलात्श्रम इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि जबरन फोर्सफुली काम करवाना, या फिर अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो उसको उनके अकॉर्डिंग जो तनख्वाह नहीं देना, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ गई। तो ये एक तरह का शोषण है कि आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, आपसे जबरन काम करवाया जा रहा है, आपका व्यापार हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक शोषण है। तो इसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाने का अधिकार जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। उसके बाद अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी निषेध, तो इसमें कहता है कि 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों से काम करवाना फैक्ट्रीज़ में या फिर कोई भी जगहों पे काम करवाना, मजदूरी करवाना,
तो वो जो है ये किसके अंतर्गत आता है, बाल मजदूरी के अंतर्गत, और बाल मजदूरी निषेध है। यानी कि हम कहीं भी देखते हैं होटल में जो है छोटे छोटे बच्चे हैं प्लेट्स धो रहे हैं, कटोरियाँ धो रहे हैं, और फिर उनको उनके अकॉर्डिंग पैसे भी नहीं मिलते, ज़बरदस्ती उनके साथ काम करवाया जाता है, या फिर किसी मजबूरी की वजह से, यानी कि उनकी फैमिली में कोई है नहीं, या फिर उनके पिता की डेथ हो चुकी है, अनाथ बच्चे हैं, तो उनसे काम करवाया जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से अवैध है, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, यानी कि बाल मजदूरी जो है वो निषेध है, और इसकी जानकारी भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 जो है ये क्या बोलता है, बाल मजदूरी निषेध। और यही रीज़न है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आजकल जो है, यानी कि सरकार जो है क्या करती है, पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा के अलावा उन्हें मध्याह्न भोजन भी देती है, यानी कि मिड डे मील प्रोवाइड कराती है। तो ये इन्हीं सारी चीज़ों की रोकथाम के लिए सरकार काफ़ी सारी चीज़ें कर रही, काफ़ी सारी योजनाएं ला रही हैं। लेकिन अभी भी हर जगह पे हम देखते हैं ये चीज़ें, यानी कि ये जो है इलीगल काम है, अवैध है, और हर जगह देखते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मजबूर हैं, उन्हें भी उनके परिवार में अगर हो सकता है वो अनाथ है, कोई नहीं है, तो पेट पालने के लिए ऐसा करना होता है, लेकिन ये एक तरह से अवैध है। उसके बाद अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार या फिर बलात्श्रम यानी कि बेगार जो है इसी के अंतर्गत। उसके बाद अनुच्छेद 24 जो है बाल मजदूरी निषेध बोलता है। अब चौथा जो संवैधानिक अधिकार है यानी कि मौलिक अधिकार है हमारा, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, यानी कि ये हमें हमारे धर्म या कि हमारा जो धर्म है उसको मानने के का अधिकार देती है, हमें अपने धर्म को लेकर चलने का पूरा अधिकार देती है हमारा संविधान। तो ये संविधान को भारत की स्थिति को देखते हुए बनाया गया था कि भारत में एक धर्म के लोग नहीं बल्कि कई धर्म के लोग रहते हैं, और सबको अपने अपने धर्म को लेकर चलने का अधिकार है, अपने धार्मिक व्यवस्थाओं का प्रबंध करने का अधिकार है। तो ये सारा जो है, ये सारा जिक्र जो है वो इसी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद कौन कौन सा, 25 से 28 तक, यानी कि 25, 26, 27, 28 इसके अंतर्गत ये सारे अनुच्छेद आते हैं। तो ये सारे अनुच्छेद क्या कहते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, या आपका जो धर्म है आप उसे मान सकते हैं, तो आपको अधिकार है अपने धर्म को लेकर चलने का, या फिर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, और आप उसका प्रचार प्रसार भी करने का पूरा अधिकार है आपको। उसके अलावा अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, आपको पूरी तरह से स्वतंत्र है कि आप धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन करें। जैसे आपके सिखों द्वारा लंगर व्यवस्था चलाई जाती है तो उसका प्रबंध किया जाता है, तो ये पूरी तरह से ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तभी ये देखिए कि बड़े पैमाने पर ये होता है। उसके बाद काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं, या फिर आप देखते हैं कि मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिरों का निर्माण होता है, लोग क्या करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, चंदा जमा करते हैं। तो ये सब चीज़ों में आप देखेंगे कि सरकार कोई भी रोक नहीं लगाती, किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं करती है। आराम से आप देखेंगे कि आपके घरों में लोग आते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद धूमधाम से पर्व त्योहार का आयोजन करते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं। उसके बाद दान पेटी वगैरह में देखिए दान दिए जाते हैं। तो इसमें सरकार का किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम अपने धर्म को लेकर चलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। फिर 27 क्या बोलता है कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय की स्वतंत्रता। धर्म के अभिवृद्धि यानी कि आप धार्मिक अपने क्षेत्रों का, अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा कि मंदिर का निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर दान पेटी में लोग दान देते हैं ताकि उस दान से क्या हो सके, अगर मंदिर है या फिर मस्जिद है या फिर गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे में भी लोग जाके अपनी अपनी सेवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं, सब फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं ताकि वो चीज़ जो है अच्छे तरीके से उस चीज़ों का, धार्मिक जो कार्यों का प्रबंध जो है अच्छे तरीके से हो सके। और इसमें गवर्नमेंट आपको कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं करती है। तो ये चीज़ बताता है आपका अनुच्छेद 27। अब 28 क्या बोलता है,
28 बोलता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी शिक्षण संस्थान में, जो सार्वजनिक, जो गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी स्कूल, शिक्षण संस्थान में जाके आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि वो जैसे मदरसा है, तो ये आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का अधिकार है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा, 26 में उसके जस्ट आगे प्रचार प्रसार करें तो आपको उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा, ठीक है। 27 का बोलता है प्रबंध के लिए आपको फिनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। अब फिनेंशियल सपोर्ट के अंतर्गत ही टैक्स आ गया, गवर्नमेंट आपको बाध्य नहीं करेगी टैक्स देने के लिए। और अंततः आप उसके प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले तो आप किसी शिक्षण संस्थान में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ, जैसे आपका मदरसा है, तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का अधिकार, कुछ कंडीशंस लाए गए हैं। अदरवाइज आप ऐसे प्रचार प्रसार धार्मिक मतलब शिक्षण संस्थाओं में नहीं कर सकते। अब 5वां बोलता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। तो अगर पूरी तरह से अगर पूछा जाएगा कि कौन सा अधिकार जो अल्पसंख्यकों की संस्कृति को क्या करता है, संस्कृति को क्या करता है, बढ़ावा देता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो अल्पसंख्यक से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं वो इसके अंतर्गत आता है। हालांकि इसका नाम जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो इससे आप कंफ्यूज ना हों। अब अल्पसंख्यक दो आधार पे हो सकते हैं, या तो भाषा के आधार पे, या तो धर्म के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे। अगर जहाँ पे जैसे कोई एरिया है, कहीं पे किसी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, किसी धर्म के, कहीं किसी किसी क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं और दूसरे धर्म के जैन, मुस्लिम, पारसी, ईसाई जो भी है, सिख, तो इन सारे धर्मों के लोग की संख्या कम रहती है। तो हिंदू धर्म के लोग अगर ज़्यादा है तो वो बहुसंख्यक कहलाए, और फिर जो दूसरे कम्युनिटी, दूसरे धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक। कहीं मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो पहली चीज़ की धर्म के आधार पे, दूसरी चीज़ भाषाई आधार पे, यानी कि किसी किसी क्षेत्र में किसी एक भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और बाकी दूसरे भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या जो है कम है। तो दो आधार पे जो लोग क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक जो है, तो भारतीय संविधान इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है ताकि ये भी देखा गया कि ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों को लगे कि जो बहुसंख्यक है वो उन पे क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। और इसी वजह से ये अनुच्छेद पर्टिकुलरली ये अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया कि उनके अधिकारों का, उनकी संस्कृति का हनन ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बहुसंख्यक वाले लोग, अगर कोई जैसे शिक्षण संस्थान है या कोई धर्म मानने वाले जैसे धार्मिक लोग हैं, तो एक ही धर्म के लोग ज़्यादा पैमाने पे रहेंगे, तो हो सकता है कि वो धार्मिक जो भी कार्यों का प्रबंधन कर रहे हैं वो बड़े पैमाने पे हो, और वहीं अल्पसंख्यक के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए कोई सुविधा ना हो, तो उन्हें ये ना लगे कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए ये अनुच्छेद बनाया गया। तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करता है। यानी कि आपका संविधान गारंटी देता है कि हम आपके संस्कृति की सुरक्षा करेंगे, आपके भाषा की सुरक्षा करेंगे और आपके लिपि की सुरक्षा करेंगे। और जो है इसी के अंतर्गत यहाँ जो कंडीशन दिया गया हो ना कि ऐसे ओवरऑल तो अगर शिक्षण संस्थान में आप क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित कुछ जैसे मदरसा है, तो जाहिर सी बात है भारत में जो हिंदू बहुसंख्यक हैं, बाकी जो धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, तो एग्जाम्पल हमने मदरसा का लिया, तो मदरसा में सिखाया जाता है उससे रिलेटेड, ताकि उनकी संस्कृति का लोप ना हो। तो वही चीज़ जो है इसके अंतर्गत बोला गया कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा प्रदान किया जाता है। और
अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। तो अल्पसंख्यक जो है को शिक्षण संस्था मतलब कोई भी शिक्षण संस्था में प्रवेश करने का अधिकार है, वो अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। 30 बोलती है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार देती है संविधान, और अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि वो जो है स्वतंत्र है कहीं भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के लिए। ठीक है, अब जो है ये बिल्कुल लास्ट मौलिक अधिकार है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 एक जो क्या करता है, हमारे जो मौलिक अधिकार के सुरक्षा की गारंटी देता है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी भी हमारा एक अधिकार है। यानी कि अगर मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं तो उसकी सुरक्षा भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो हमने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, मेनली सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय देता है, लेकिन हाई कोर्ट भी, क्योंकि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, जनरली हम हाई कोर्ट जाते हैं। तो उसकी सुरक्षा की, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है, और वही सारी चीज़ें संवैधानिक उपचारों के अधिकार में वर्णित हैं। तो जब मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी जो है कोर्ट, न्यायालय देता है, तो ये सारे चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी या तो उच्चतम न्यायालय देगा या उच्च न्यायालय, यानी कि या तो सुप्रीम कोर्ट देगी या तो हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देती है, वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। और जो है फिर आता है हाई कोर्ट, जो है हाई कोर्ट जो है 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है इसे क्या कहा गया है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि जो प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, तो संविधान को जो है मतलब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो है ओवरऑल हर जगह मतलब वो डील किया जाता है, हर जगह यही कहा जाता है कि संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना है। लेकिन पूछा जाएगा, अगर कंडीशन डाला जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, लिखा रहेगा जब भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तभी आप अनुच्छेद 32 मारेंगे। अदरवाइज कहीं भी सिर्फ लिखा रहेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद ये जो रिट वाला जो प्रोसेस है, ये अंग्रेजों ने दिया था, तो अंग्रेजों के अनुसार इसे विशेषाधिकार रिट कहा गया है। ठीक है, विशेषाधिकार रिट। इसके अंतर्गत जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है, और 5 रिट जारी करती है, और उस 5 रिट को क्या क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से इसके नाम याद आ जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये एक लैटिन वर्ड है, तो इसका अर्थ क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, किसी भी वारंट जारी करके उसे हिरासत में ले लिया गया, तो उसको अधिकार है, न्यायालय आदेश देती है कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिए हैं उसे आप हमारे सामने सशरीर पेश कीजिए, यानी कि उस व्यक्ति को सही सलामत सशरीर उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, न्यायालय में पूछताछ होती है, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने जो है क्राइम किया है, अपराध किया है, वो चीज़ घोषित हो जाता है, तो फिर उसे सज़ा सुनाई जाती है। अदरवाइज़ अगर उस न्यायालय में प्रूफ नहीं होता है कि उसने कोई जुर्म किया है, तो उसे क्या किया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। जो आप देखते हैं बाइज्जत बरी कर दिया जाता है उस किसी की क्रिमिनल को, या फिर अगर उसने क्राइम नहीं किया है, अगर प्रूफ हो, अगर न्यायालय में ही प्रूफ होना चाहिए, अगर वहाँ प्रूफ नहीं होता तो आपको बरी कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर वहाँ प्रूफ होता है तो क्या किया जाएगा, तब आपको सज़ा होगी।
यानी कि किसी भी इंसान को अगर गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया, तो उसे न्यायालय में पेश होना है सशरीर। यानी कि हमारा जो संविधान है, अगर किसी को जो पुलिस भी हैं उन्हें भी ये अधिकार नहीं देता है कि आप किसी के साथ जबरन क्या करें, उसे मजबूर करें किसी क्राइम को, किसी जुर्म को कबूल करने के लिए, क्योंकि उसे जब न्यायालय में पेश होने दिया जाएगा तब तो उस दौरान तो उसके साथ कोई क्राइम नहीं होगा, वो आज़ाद है अपने विचारों को रखने के लिए। अब आ गया परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं, नाम से पता, परमादेश हम आदेश देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करता है कि न्यायालय जो है सार्वजनिक अधिकारियों को, जो भी ऑफिसर्स हैं, मतलब अधिकारी है, तो उनको क्या करता है, आदेश दे देता है कि वो उसी कार्य को करें जो आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। बाकी कार्यों में आप दखल ना दें और फिर अपने कार्यों को ही अच्छे से करें, इस चीज़ का आदेश देती है। यानी कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है उसके वही कार्य को करें और अच्छे तरीके से करें, ना ही अवैध तरीके से ना करें, उसे वैध तरीके से करें, ये आदेश दिया जाता है। उसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब रोकना, नाम से ही प्रतिषेध, तो रोकना, इसका मतलब रोकना होता है। और इसके बाद क्या करता है, ये क्या बोला जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उसके न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायालयिक कार्य, मतलब क्या होता है? पहली बात हमने कहा था, जो संवैधानिक उपचारों की गारंटी, यानी कि ये जो अधिकार है केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। और भी जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट है, काफ़ी सारे कोर्ट्स हैं न्यायिक जो है कार्य जो करते हैं, तो उनको इनके उपचारों का अधिकार नहीं देता है। तो इसमें हाई कोर्ट क्या कहती है, उन हाई कोर्ट से भी नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हैं, तो उनको क्या बोलती है हाई कोर्ट कि आप वही काम करें, यानी कि आप उसी क्षेत्र में न्याय सुनाएं जितना आपको दिया गया है, जितना आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। उससे बड़े बड़े जो न्यायिक क्षेत्र वाले कार्य हैं आप उस पर दखल ना दें। जैसा कि हमने कहा था कि मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है वो आपका उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे आपके साथ वैसा इलीगल हुआ है, गैर कानूनी हुआ है, जो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर आता है, यानी कि उससे भी मतलब क्या होता है, उससे भी ज़्यादा आपके साथ वैसा कुछ आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और उसमें आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दखल दे रही है, तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट क्या करेगा, उससे नीचे वाले, मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उससे नीचे आता है, तो उनको बोलेगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपको जितना लिमिटेड, जितना काम करने को दिया गया है, आप उसी क्षेत्र के अंतर्गत रहें, उससे बड़े काम को ना करें, ना उसमें दखल दें। तो ये चीज़ करता है, यानी कि रोकता है उस चीज़ से। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उनके न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकता है। बस। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। सबका मीनिंग आप समझ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। यह रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय की अधिकारिता के उल्लंघन की सूचना देता है। यानी ये तो रोक रहा है, लगभग सिमिलर ही है। ये क्या करता है कि कोई वरिष्ठ न्यायालय है और उससे नीचे वाले क्षेत्र के जो न्यायालय हैं, तो वरिष्ठ न्यायालय सूचना देता है कि अगर आप अपने न्यायिक क्षेत्र के कार्यों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसकी सूचना दे देता है कि आप इस कार्य का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप इसमें सुधार करें। तो ये होता है उत्प्रेषण का मतलब। फिर अधिकार परीक्षा, ये अंतिम रिट है जो जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। इसका मतलब होता है प्राधिकृत या वारंट द्वारा। तो ये क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच हेतु जारी किया जाता है। तो कोई व्यक्ति है, वो सार्वजनिक कार्यालय में अपना दावा ठोकता है, तो वो दावा सही है या नहीं उस चीज़ के जांच के बारे में आदेश देता है, वारंट जारी करता है अधिकार परीक्षा। तो इस तरीके से ये जो है
पांचों रिट किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति को जेल में बंद किया गया, हिरासत में लिया गया, तो उसको न्यायालय आदेश देता है कि आप उसको सशरीर क्या करें, न्यायालय में पेश करें। अगर उसका जो क्राइम है अपराध प्रूफ होता है तो उसे आगे की सजा दी जाएगी, अदरवाइज न्यायालय में उसका अपराध प्रूफ नहीं होता है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। परमादेश में बोलता है हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसके अंतर्गत न्यायालय जो है सार्वजनिक अधिकारियों को क्या बोलता है कि आप उसी कार्य को करें जो आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और अच्छे तरीके से करें, वैध तरीके से करें, हम इस चीज़ का आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। तो रोकना क्या, इसमें क्या करता है, जो उच्च न्यायालय है अपने से छोटे वाले न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को बोलता है कि आप उतना ही काम करें जो आपके न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप उससे बड़े न्यायिक क्षेत्र के कार्यों को ना करें। उत्प्रेषण बोलता है प्रमाणित होना या सूचना, तो वही चीज़ इसी तरीके से जो उच्च न्यायालय है यानी कि उच्चतम जो थोड़ा सा हायर जो है वरिष्ठ न्यायालय जो है वो अपने से लोअर जो है न्यायिक क्षेत्र वाले न्यायालय को क्या बोलता है कि सूचना देता है कि आप अपने न्यायिक क्षेत्र के कार्यों का उल्लंघन जो है ना करें, अगर उस तरीके का उल्लंघन हो रहा है तो ये सूचना देता है। अधिकार परीक्षा प्राधिकृत या वारंट द्वारा जारी किया जाता है और बोलता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी सार्वजनिक किसी पब्लिक ऑफिस पे दावा ठोक रहा है तो उस दावे की जांच हेतु ये जारी किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे मौलिक अधिकार का चैप्टर खत्म होता है और आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ भी कन्फ्यूज़न है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कल हम एक पॉलिटी के ही नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।